ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है रेडिएशन हजार्ड्स। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा एनवायरमेंट एंड हेल्थ वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज रेडिएशन हजार्ड्स। इससे पहले एनवायरमेंट एंड हेल्थ वाले चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक किए, जैसे वाटर के अंदर हमने सेफ वाटर, प्रॉब्लम हैबिटेशन, सोर्सेज ऑफ वाटर, शैलो वेल, डीप वेल के बीच में डिफरेंस, सैनिटरी वेल, वाटर पॉल्यूशन, उसके इंडिकेटर्स, डिजीज ऑफ वाटर, वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर वॉश डिजीज, वाटर रिलेटेड डिजीज, फिर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल पे। लार्ज स्केल के तहत हमने स्लो सैंड फिल्टर किया था, उसमें वाइटल लेयर किया था, फिर रैपिड सैंड फिल्टर, फिर दोनों के बीच में डिफरेंस, फिर अलग अलग डिसइंफेक्शन की मेथड्स, जिसके तहत हमने क्लोरिनेशन, ओजोनेशन, मेम्ब्रेन प्रोसेस देखा था। फिर स्मॉल स्केल पे हाउस होल्ड प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर देखा था हमने, उसी के तहत स्टेप्स ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ वेल देखा था, उसके अंदर हमने डबल पॉट मेथड देखा था, हॉरॉक्स सेपरेटस देखा था, उसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। फिर हमने हार्डनेस ऑफ वाटर देखा था, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स देखे थे, उसमें माइक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, रेडियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स बहुत सारे देखे थे। फिर हमने वाटर हार्वेस्टिंग देखी थी और स्विमिंग पूल सैनिटेशन देखा था। ये तो वाटर वाला पार्ट हो गया। अगर हम एयर वाले पार्ट की बात करें तो हमने कंफर्ट जोन देखा था, उसमें मैकआर्डल्स, मैक्सिमम अलाउबल स्वेट रेट देखा था, जिसको कि हम प्रिडिक्टेबल 4 आवर्स स्वेट रेट भी कहते हैं। उसके बाद हमने एयर टेम्परेचर देखा था, एयर ह्यूमिडिटी देखा था, कूलिंग पावर ऑफ एयर देखा था, एयर पॉल्यूशन, उसके इंडिकेटर्स, उसकी मॉनिटरिंग कैसे करेंगे और प्रिवेंशन कैसे करेंगे। फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग देखा था। ठीक, उसके बाद हमने एयर के बाद हमने वेंटिलेशन वाला पार्ट देखा था, उसमें प्लेनम वेंटिलेशन भी देखा था। फिर हमने देखा था नॉइस क्या होता है या नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है। ठीक, तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उसमें एनवायरनमेंट एंड हेल्थ वाली प्लेलिस्ट खोलेंगे तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस, उनके नोट्स को आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज रेडिएशन हजार्ड्स। तो भाई रेडिएशन हजार्ड्स क्या है भाई? रेडिएशन से आपको एक्सपोजर वगैरह हो जाए तो क्या क्या पंगे हो सकते हैं, दैट इज रेडिएशन हजार्ड्स। तो भाई रेडिएशन हजार्ड्स देखने से पहले ये तो देख लें कि भैया रेडिएशन के सोर्सेस क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से ये रेडिएशन निकल सकता है। तो पहली चीज कि भाई रेडिएशन के जो सोर्सेज होते हैं वो मुख्यतः दो तरह के हो सकते हैं। एक तो नेचुरल सोर्सेज और दूसरा होता है मैन मेड सोर्सेज। अब नेचुरल सोर्सेज वातावरण में ही जो मिल जाते हैं हमको, एक होता है कॉस्मिक रेज जो सन से आती हैं, और दूसरा होता है एनवायरमेंटल, और तीसरा होता है इंटरनल रेडिएशन। अब कॉस्मिक रेज से बचाव के लिए क्या करते हैं, आपने देखा होगा जो जेट प्लेन्स या फाइटर जेट वगैरह उड़ाते हैं, वो लोग एक स्पेशल किस्म का गॉगल पहने हुए होते हैं। वो धूप से बचाने के लिए नहीं होता है, ठीक है, वो मुख्यतः कॉस्मिक रेज से बचाने के लिए। जो आप फाइटर जेट्स के जो पायलट्स होते हैं उनको आप देखोगे ना, ऐसे गोल गोल बड़े से स्पेक्स पहने रहते हैं, गॉगल्स पहने रहते हैं, वो एक्चुअली कॉस्मिक रेज से प्रिवेंशन के लिए पहने होते हैं। तो जेट पायलट उसके एक एग्जांपल हो गया। उसके बाद एनवायरमेंटल में आपको क्या मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और एटमॉस्फेरिक रेडिएशन। अब टेरेस्ट्रियल मतलब जैसे कि जो चट्टाने वगैरह हैं उससे ही थोड़ा 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 आपको रेडिएशन एक्सपोजर होता रहे, जैसे यूरेनियम की चट्टाने हमको मिलती हैं, केरला में सबसे ज्यादा मिलती हैं। इंडिया की बात करें अगर तो वहां पे केरला में सबसे ज्यादा मिलती हैं यूरेनियम की चट्टाने। ये यूरेनियम के आइसोटोप्स यूज करते हैं ना एज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो टेरेस्ट्रियल बोले तो जो जमीन में होता है, जैसे कि चट्टाने, यूरेनियम की चट्टाने। एटमॉस्फेरिक रेडिएशन जो वातावरण में हवा में मिलता है, तो जैसे कि रेडियो एक्टिव गैसेस मिलती हैं हमको, रेडॉन और थोरॉन एटमॉस्फेयर में, वो हो जाएंगी एटमॉस्फेरिक रेडिएशन। ठीक, तो जमीन वाला टेरेस्ट्रियल, हवा वाला एटमॉस्फेरिक, जमीन वाला यूरेनियम वगैरह की चट्टाने, और एटमॉस्फेयर वाला रेडॉन या थेरॉन गैसेस, थोरॉन गैसेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनवायरमेंटल। एक कॉस्मिक हो गया जो सन से आ रहा है, एक एनवायरमेंटल हो गया जो हमारे आसपास बाहर हमको मिल जाएगा, और एक इंटरनल रेडिएशन। इंटरनल रेडिएशन मतलब हमारे अंदर ही जो रेडिएशन होते हैं। पता है ना, हमारे अंदर भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। याद है पुरानी जो ममीज वगैरह मिलती हैं उनकी एज हम कैसे निकालते हैं, या पुराने फॉसल्स जो मिलते हैं उनकी हम एज कैसे सोच समझते हैं कि भाई ये इतने साल पुराना है। क्यों? क्योंकि हर इंसान जीवित प्राणी के अंदर कार्बन 14 होता है। ठीक है, उससे हम कार्बन डेटिंग मेथड होती है, उससे हम पता लगाते हैं कि भैया एक्चुअली में
ये जो फॉसिल मिला है या ये जो मम्मी मिली है, इसकी एज कितनी है? तो कार्बन 14 हमारे अंदर मिलता है, जिसकी मदद से कार्बन डेटिंग के थ्रू हम फॉसिल्स वगैरह की एज का पता लगाते हैं। ठीक, तो ये हो गए नेचुरली जो हमारे अंदर या हमारे आसपास के वातावरण में मिलते हैं, वो है नेचुरल सोर्स ऑफ रेडिएशन। इसमें क्या क्या पढ़ा हमने? कॉस्मिक रेज, एनवायरमेंटल और इंटरनल। एनवायरमेंटल के अंदर टेरेस्ट्रियल और एटमॉस्फेरिक। ठीक, तो ये तो हो गया नेचुरल। मैन मेड की बात करें, हमारी कौन कौन सी करतूतें थी जिसकी वजह से रेडिएशन का एक्सपोजर होता है? तो पहला तो हो गया एक्सरेज। एक्सरेज जो हम जाते हैं एक्सरे कराते हैं, उसमें देखो बहुत सारे लोगों का एक्सपोजर हो सकता है। पेशेंट्स को तो हो गई होगा भैया, उनका एक्सरे होता है। इनफैक्ट जो रेडियोलॉजिस्ट है जो कि जांच कर रहा है, उसको भी एक्सरे का एक्सपोजर हो सकता है। इनफैक्ट जो मेडिकल टेक्नीशियंस काम करते हैं रेडियोलॉजिकल लैब में, उनको भी एक्सपोजर होने के चांसेस होते हैं। तो ये सभी एक्सरे से एक्सपोज हो सकते हैं। दूसरा एक बहुत बुरी करतूत जो इंसान करता है, दैट इज रेडिएशन फॉल आउट, जैसे कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स वगैरह। जो वर्ल्ड वॉर के समय नहीं, हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए थे, तो उस से निकलने वाले रेडिएशन बहुत सालों तक लोगों की जिंदगियां खराब करते रहे। तो रेडियो एक्टिव फॉल आउट जैसे कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स वगैरह। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप लोग गेमर्स हैं तो आप लोग को बहुत फेमस गेम है प्ले स्टेशन का फॉल आउट, वो भी इसी पे बेस्ड था। ठीक है, कि भाई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करा दिया ना। तो फॉल आउट, रेडियो एक्टिव फॉल आउट। उसके बाद मिसलेनियस, हमारे आसपास भी छोटी मोटी कुछ ऐसी चीजें होती है ना, जिससे थोड़ा बहुत रेडिएशन निकलता रहता है। जैसे आपके घर में जो टीवी सेट्स होंगे, उनसे भी थोड़ा बहुत रेडिएशन। इनफैक्ट जो ल्यूमिनस रिस्ट वॉचेस होती है ना, वो जो अंधेरे में चमकती हैं, भाई साहब वो भी बहुत ही हल्का फुल्का, लेकिन थोड़ा बहुत रेडिएशन तो निकलता है, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ही तो है जो चमक रहा है। ठीक, तो टीवी सेट्स हो गया, ल्यूमिनस रिस्ट वॉचेस हो गए, ये सब भी रेडिएशन के छोटे मोटे सोर्सेज होते हैं, लेकिन होते हैं। ठीक, तो मैनमेड के अंदर हमने क्या देखा? मैनमेड में एक्सरेज, रेडियो एक्टिव फॉल आउट और मिसलेनियस। और नेचुरल में क्या देखा था? कॉस्मिक, एनवायरमेंटल और इंटरनल। एनवायरमेंटल के अंदर टेरेस्ट्रियल और एटमॉस्फेरिक। समझ गए? तो ये हो गए सोर्सेज। कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जिनसे रेडिएशन निकलता है? अब भाई टाइप्स ऑफ रेडिएशन देख लें। हमने ये तो देख लिया कि कहाँ कहाँ से रेडिएशन निकलता है। अब ये भी देखना जरूरी है किस किस तरह के रेडिएशन होते हैं। तो मुख्यतः अगर हम रेडिएशन की बात करें तो दो तरह के होते हैं। एक होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन में दो हैं आपके पास, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और कार्पस्कुलर। जबकि नॉन आयोनाइजिंग में बाकी सब है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, ये सब कुछ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में आ जाएंगे। ठीक, तो आयोनाइजिंग में कौन कौन से हुए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और कॉर्पस्कुलर। जबकि नॉन आयोनाइजिंग में अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव, ये तीन याद रहेंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें अगर, तो उसमें एक्सरेज और गामा रेज आ जाएंगी। जबकि कार्पस्कुलर की बात करें तो पार्टिकल्स जैसे कि अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब आ जाएंगे। ठीक, और नॉन आयोनाइजिंग में तो हमारे हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन है, माइक्रोवेव है, ये सब कुछ है। ठीक, अब आयोनाइजिंग हो गया, नॉन आयोनाइजिंग हो गया। इनफैक्ट आप यहाँ चार्ट में देखोगे ना, तो ये वाला जो चार्ट है दैट इज आयोनाइजिंग, इसमें मुख्यतः आपको दो आएंगे, दैट इज एक्सरे और गामा रेज। जबकि जो नॉन आयोनाइजिंग है उसमें आपको देखो, एक तो ये अल्ट्रावायलेट यहीं से शुरू हो रहा है। अल्ट्रावायलेट एक्चुअली बीच की कड़ी होता है, लेकिन आप नॉन आयोनाइजिंग में रखो तो ज्यादा अच्छा है। तो अल्ट्रावायलेट नॉन आयोनाइजिंग में आ गया, उसके बाद इंफ्रारेड आ गया नॉन आयोनाइजिंग में, उसके बाद माइक्रोवेव आ गया नॉन आयोनाइजिंग में। तो ये सभी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस हो जाएंगे। इनफैक्ट इनके एग्जांपल्स भी आपको नीचे दिख ही रहे हैं। जो इंफ्रारेड वगैरह आप देखोगे तो जैसे कि हीटर्स होते हैं, हीट लैंप्स होते हैं, सन्स होते हैं, यहाँ से आपको इंफ्रारेड मिल जाएगा। माइक्रोवेव, सैटेलाइट, सेलफोन्स वगैरह, यहाँ पे माइक्रोवेव का एक्सपोजर हो जाता है। ठीक, उसके बाद अगर आप गामा रेज, एक्सरेज या आयोनाइजिंग की बात करो, तो भाई वही है जो एक्सरेज वगैरह हम करते हैं, तो वहां पे इनका एक्सपोजर होता है। तो ये वाली टेबल याद रखना, क्योंकि ना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग मुख्यतः तो ये दो तरह के वो टाइप्स ऑफ रेडिएशन है। फिर आयोनाइजिंग के अंदर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और कार्पस्कुलर, कैसे याद करेंगे इसको? तो
हम करते थे ना आईईसी एक्टिविटीज, खूब पीएसएम में सुना है आईईसी। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और कॉर्पस्कुलर, याद रहेगा, आईईसी। आयोनाइजिंग रेडिएशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और कॉर्पस्कुलर, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल इसमें आते हैं, ए बी और सी। अल्फा पार्टिकल बीटा इलेक्ट्रॉन है तो फिर प्रोटॉन भी आता होगा इसमें, तो अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल ए बी सी, तो सी फॉर कार्पस्कुलर रेडिएशन, तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। और अगर ये अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल इसमें है तो एक्सरेज और गामा रेज किसमें होंगी, ई में होंगी, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में अल्फा रेज और गामा रेज हो जाएंगी। समझ गए? तो ऐसे आप याद कर सकते हो, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है। कई बार आप जो नॉन आयोनाइजिंग वाली है उसको आयोनाइजिंग में डाल देते हो, तो इसको कैसे याद करेंगे, तो सिंपल है, आई ई सी, आई फॉर आयोनाइजिंग रेडिएशन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और कार्पस्कुलर रेडिएशन। और उसमें भी अल्फा बीटा किस में आता है, एक्सरे गामा रे किस में आता है, तो भाई सी के साथ ए और बी लगा दो, तो अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो फिर प्रोटॉन भी आ जाएगा इसमें, तो अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल प्रोटॉन्स वगैरह ये सब सी यानी कि कार्पस्कुलर में आ जाएंगे। तो ऐसे याद कर सकते हो आईईसी से, और सी के साथ है ए और बी लगा दो, समझ गए? तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक। आयोनाइजिंग नॉन आयोनाइजिंग, एक्चुअली नॉन आयोनाइजिंग के लिए भी एक था, दैट वाज वो मीनो करके होता था। तो मीनो में एन फॉर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, एम फॉर माइक्रोवेव, आई फॉर इंफ्रारेड और यू फॉर अल्ट्रावायलेट। तो नॉन आयोनाइजिंग का मीनू था और आयोनाइजिंग का आईईसी था, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। तो ऐसे भी कर सकते हो, या कोई एक को याद कर लो, मैं बोलता हूँ एक को याद कर लो, दैट इज आईईसी, और यहाँ पे सी वाले के साथ ए और बी कर लो, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बाकी फिर आपकी फोटोजेनिक मेमोरी तो आ जाती है, ठीक। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ रेडिएशन, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। अब आता है भैया, हमने बोल दिया रेडिएशन यहाँ से निकलता है वहां से निकलता है, इस तरह का रेडिएशन, पर वो रेडिएशन को नापते कैसे हैं, उसकी यूनिट्स क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो उसकी यूनिट्स मुख्यतः पहले तो दो ही नाम याद रखना, दैट इज रॉन्टजन और रैड, पहले इन्हीं का इस्तेमाल होता था। रॉन्टजन का मतलब होता था कितना रेडिएशन से एक्सपोजर हुआ है इंसान को, मतलब कि ये अगर यहाँ से रेडिएशन निकल रहा है, तो ये एक इंसान अगर खड़ा है तो इसको कितना एक्सपोजर हुआ है रेडिएशन से, दैट इज एक्चुअली रॉन्टजन, ठीक है। ये तो हो गया आपका कितना एक्सपोजर हुआ है। रैड क्या होता है, रैड होता है कि ये जो आ रहा है आपका रेडिएशन, ये एक इंसान के शरीर पे आया तो कितना इसने एब्जॉर्ब किया अपने शरीर पे, वो होता है रैड। समझ गए? तो रैड क्या होता है, कितना एब्जॉर्ब हुआ शरीर पे। रॉन्टिजन क्या होता है, कितना एक्सपोजर हुआ। मान लो खूब सारा एक्सपोजर हुआ था, लेकिन सब कुछ थोड़ी एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब तो थोड़ा सा करेगा। तो कितना एक्सपोज हुआ रेडिएशन से और कितना एब्जॉर्ब किया शरीर ने, ये दो अलग अलग यूनिट होती हैं। तो रॉन्टिजन कितना एक्सपोज हुआ, रैड कितना एब्जॉर्ब किया। याद कैसे करेंगे, तो एक्सपोजर, ई फॉर एक्सपोजर। अब रॉइंटिजन और रैड में से ई किस में आ रहा है, पहले तो ये बता दो। देखो ई, दो दो ई आ रहे हैं रॉइंटिजन में, ये एक ई, ये दूसरा ई, तो ई इज फॉर एक्सपोजर। तो एक्सपोजर के लिए कौन सी यूनिट होती है, रॉइंटिजन। ऐसे ही कितना एब्जॉर्ब हुआ, ए फॉर एब्जॉर्ब। अब रॉइंटिजन और रैड में से किस में ए आ रहा है, देखो रैड में ए आ रहा है, रॉन्टजन में कहीं नहीं है। ये देखो रॉन्टजन में कहीं ए है नहीं, रैड में ए है, ए फॉर एब्जॉर्ब। तो कितना एब्जॉर्ब हुआ उसकी यूनिट है रैड, आर ए डी। रैड इज द यूनिट ऑफ कितना एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है। और रॉइंटिजन, रॉइंटिजन में आपको दो दो ई मिल रहे हैं, तो ई इज फॉर एक्सपोजर। तो कितना एक्सपोज हुआ
रेडिएशन से, दैट इज रॉन्टजन। याद रहेगा, ये कंफ्यूजन मत रखना, हमेशा इस चीज को याद रखना। फिर वही हो गया कि भैया पहले तो रॉन्टजन और रैड यूज करते थे, अब कौन सी यूनिट यूज करते हैं? अब यूज करते हैं एब्जॉर्ब के लिए ग्रे और एक्सपोजर के लिए कूलम पर केजी। यहां भी अगर देखो तो वही है, किसमें ई आ रहा है और किसमें ए आ रहा है। क्या ए कूलम पर केजी में आ रहा है? नहीं, ए आ रहा है ग्रे में। देखा ए, तो ग्रे इज द यूनिट ऑफ एब्सॉर्प्शन, ठीक है। और ई किस में आ रहा है? ई देखो, पर केजी का जो ई है वो ई इसमें आ रहा है, तो एक्सपोजर। दोनों ही वही है। ई किस में आता है? ई देखो तो रॉन्टजन में भी ई आ रहा है और पर के भी ई आ रहा है, और ए इसमें नहीं है, तो ई आ रहा है, तो ई फॉर एक्सपोजर, चाहे वो रॉन्टजन हो चाहे कूलम पर केजी। आजकल कूलम पर केजी यूज करते हैं। ऐसे ही एब्सॉर्ब करने की यूनिट के लिए ए देखो रैड में भी आ रहा है, ए देखो ग्रे में भी आ रहा है, जबकि ए आपको ऊपर की यूनिट में नहीं आ रहा है। तो ए फॉर एब्सॉर्प्शन, ए आता है रैड में या ग्रे में, ई फॉर एक्सपोजर, ई आता है रॉन्टजन और कूलम पर केजी में। समझ गए? तो ऐसे आप याद कर सकते हो। अब रॉन्टजन की जगह पे हम अब कूलम पर केजी का इस्तेमाल करते हैं, तो यूनिट कैसे चेंज हुई? 1 रॉन्टजन इक्वल्स टू 2.58 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम पर केजी। जबकि रैड की यूनिट की बात करें तो रैड को ग्रे ने रिप्लेस कर दिया है, तो 1 रैड इक्वल्स टू 0.001 ग्रे। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। ग्रे किसकी यूनिट होती है? कूलम पर किसकी यूनिट? कूलम पर केजी किसकी यूनिट होती है? रैड किसकी यूनिट होती है? रॉन्टजन किसकी यूनिट होती है? ठीक, तो फिर से एक बार, ई फॉर एक्सपोजर, ई किस में आता है? एक तो आता है रॉन्टजन में, ये देखो ई, ठीक है। ऐसे ही ई आता है कूलम पर केजी में, तो इसमें भी ई, तो एक्सपोजर की यूनिट है रॉन्टजन या कूलम पर केजी। ऐसे ही एब्जॉर्ब डोज की यूनिट क्या होती है? तो ए किस में आता है? एक तो आता है ए रैड में, और एक और ए किस में आता है? ग्रे में। तो ग्रे या रैड होती हैं कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ उसकी। समझ गए? तो ऐसे याद कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन मत रखना। तो ये तो हो गई यूनिट्स। अब ना एक और चीज थी कि भैया अलग अलग तरह का रेडिएशन जो होता है, अलग अलग तरह का बायोलॉजिकल इफेक्ट शो करता है। अगर पर यूनिट की मान लो कि अगर एक ग्रे जो है वो लगाया आपने अल्फा रेस का या गामा रेस का या एक्स रेस का, या फिर अल्फा पार्टिकल गामा पार्टिकल का, अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल का लगाया, एक्स रेस का लगाया या गामा रेस का लगाया, अलग अलग तरह की हैं, पर एक यूनिट अलग अलग तरह का इफेक्ट शो करेगी, राइट? तो वही यहाँ पे लिखा है, ये अलग अलग को ना एक तरह का करने के लिए हमने डोज इक्विवेलेंट का इस्तेमाल किया। डोज इक्विवेलेंट क्या होता है? देखो अलग अलग तरह के जो रेडिएशन होते हैं वो अलग अलग तरह का बायोलॉजिकल इफेक्ट शो करते हैं, भले ही पर यूनिट के हिसाब से ही देखा जाए। पर यूनिट अगर अलग अलग तरह का रेडिएशन आपने दिया है किसी बंदे को, तो अलग अलग तरह के बायोलॉजिकल इफेक्ट शो होंगे उसमें, ठीक है। तो जैसे कि अगर एक्सरे एक यूनिट दिया है, ठीक है, तो वो अलग तरह का इफेक्ट शो करेगा। जबकि अगर हम बात करें अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल जो है वो एक यूनिट अलग तरह का देगा, बीटा पार्टिकल एक यूनिट अलग तरह का इफेक्ट देगा। तो ये नापने के लिए हमने एक यूनिवर्सल यूनिट बनाई, दैट इज डोज इक्विवेलेंट। डोज इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद रख लेना, H इक्वल्स टू डी क्यू। अब ये डी क्या है? डी तो वही है ग्रेज, कि भाई कितना, जो भी रेडिएशन था वो कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ उसके शरीर में, दैट इज डी। जबकि क्यू क्या है? क्यू है कि भैया किस तरह का, किस तरह का रेडिएशन था वो। मान लो एक्सरे था कि गामा रेज था कि इलेक्ट्रॉन था कि अलग अलग तरह के पार्टिकल थे, उन पर डिपेंड करता है। तो ये क्यू को हम क्वालिटी फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो Q है इट इज क्वालिटी फैक्टर। तो ये एक इसकी यूनिट 1 होती है अगर हमने एक्स रेस देख रहे हैं या गामा रेस देख रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं, जबकि दूसरे पार्टिकल्स के लिए इसकी यूनिट 2 होती है। तो ऐसे आप फॉर्मूले को निकाल सकते हो कितना डोज इक्विवेलेंट है। तो Q तो हमको पता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रेडिएशन हम 1 या 2 लेंगे,
और डोज कितना वो रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ उस बंदे या बंदी के शरीर में, दैट इज ग्रेज डी। समझ गए? तो ऐसे आप डोज इक्विवेलेंट अगर कोई आपसे पूछता है तो उसको समझा सकते हो। ठीक, अब ना हमने रॉइंटन देख लिया, रैट देख लिया, कूलम पर केजी, ग्रे देख लिया, डोज इक्विवेलेंट देख लिया, लेकिन दो और नाम है जो आपको पता होने चाहिए यूनिट्स के नाम पे, दैट इज सीवर्ट और क्यूरी। सीवर्ट क्या होता है? सीवर्ट रेडिएशन डोज की एसआई यूनिट होती है। वो होते थे ना, हम जब फिजिक्स पढ़ते थे 11th-12th में, तो सीजीएस यूनिट होती थी और एमकेएस यूनिट, या हम एसआई यूनिट कहते थे उसको, है ना? तो ये एसआई यूनिट होती है रेडिएशन डोज की। क्या? सीवर्ट। तो सीवर्ट क्या है? सीवर्ट इज द रेडिएशन डोज की एसआई यूनिट। और क्यूरी क्या है? क्यूरी होती है कितना रेडियो एक्टिव है वो सब्सटेंस, या उस सब्सटेंस की रेडियो एक्टिविटी कितनी है, वो होती है क्यूरी। किसके नाम पे रखा गया है? मैडम क्यूरी थी। इन्होंने ही पता लगाया था कि भैया सब्सटेंस जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होती हैं, और उनसे उनकी रेडियो एक्टिविटी कितनी कितनी होती है उसको इन्होंने पता लगाया था। ये थी मैडम क्यूरी, तो इन्हीं के नाम पे रखा गया। इनफैक्ट अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैडम क्यूरी पहली लेडी थी जिनको नोबेल प्राइज मिला था। पहली, दुनिया की पहली ऐसी वुमेन, औरत या लेडी जिनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, शी वॉज मैडम क्यूरी, अपने काम के लिए। तो रेडियो एक्टिविटी इन्होंने पता लगाई थी कि जो कई सब्सटेंस होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, और उनकी रेडियो एक्टिविटी नापने के लिए जो यूनिट का इस्तेमाल करते हैं दैट इज क्यूरी, मैडम क्यूरी के नाम पे है। तो ये इमेज याद रखना, हो सकता है मैडम क्यूरी की इमेज आपको एमसीक्यूज पे आ जाए। ठीक, तो ये तो हो गई रेडिएशन की यूनिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेडिएशन की यूनिट्स, क्योंकि अलग से वाइवा में पूछ लिया जाता है। ठीक, तो इसको याद रखना। अब इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, रेडिएशन के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? तो देखो, मुख्यतः दो तरह के इफेक्ट हो सकते हैं, या तो सोमैटिक इफेक्ट हो सकता है या तो जेनेटिक इफेक्ट हो सकता है। सोमैटिक इफेक्ट में या तो इमीडिएटली कुछ हो सकता है या डिलेड थोड़े समय बाद हो सकता है, और जेनेटिक में क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो सकता है, पॉइंट म्यूटेशन जीन में हो सकता है, या बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी देखने मिल सकता है। अब अगर हम सोमैटिक इफेक्ट की बात करें, इमीडिएटली एकदम से रेडिएशन हो गया तो उसी वक्त क्या होता है? रेडिएशन सिकनेस हो सकती है, एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम हो सकता है। ठीक, डिलेड में क्या हो सकता है? बहुत समय तक थोड़ा 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 करके अगर रेडिएशन एक्सपोजर किसी को हो रहा है तो उसको ल्यूकीमिया हो सकता है, कैंसर्स हो सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी है तो जो बच्चे हैं उसके हाथ पांव में फीटल डेवलपमेंट में एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है। इनफैक्ट शॉर्टनिंग ऑफ लाइफ भी देखे गए हैं लोगों में। तो रेडिएशन के एक्सपोजर से दो तरह के इफेक्ट, सोमैटिक और जेनेटिक। सोमैटिक दो तरह के, इमीडिएटली जैसे किसी को आपने देखा होगा रेडियोथेरेपी वगैरह जब शुरू होती है कैंसर पेशेंट्स को, तो नहीं खूब उल्टियां वगैरह आती हैं, रेडिएशन सिकनेस या एक्यूट, तो वही एकदम से रेडिएशन कराने लगो तो थोड़ा तबीयत नहीं खराब होने लगती इमीडिएटली, तो रेडिएशन सिकनेस या एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम याद रखना। डिलेड में बहुत लंबे समय से अगर कोई रेडिएशन वाली जगह पे काम कर रहा है, जैसे कि चेरनोबिल वगैरह थे, अगर चेरनोबिल में लीक होती रहती रेडिएशन, वहां पे अगर काम करते रहे लोग, या फिर रेडियो एक्टिव लैब्स में जो काम करते हैं बहुत समय और एक्सपोज होते रहे, मेन चीज है अगर एक्सपोज होते रहे तो उनको आगे जाके ल्यूकीमिया, कैंसर्स, फीटल एनॉमलीज, बच्चे में अगर प्रेग्नेंट लेडी है, ये शॉर्टनिंग ऑफ लाइफ देखने मिलती है। ठीक, तो ये तो हो गए इमीडिएटली क्या हो जाएगा, और थोड़े समय तक होता रहे एक्सपोजर, उसके बाद क्या होगा? सोमैटिक इफेक्ट। जेनेटिक इफेक्ट में क्रोमोसोम में पंगे कर सकते हैं भैया, क्रोमोसोम में म्यूटेशन करा सकते हैं जिससे कि स्टेरिलिटी वगैरह हो सकती है लोगों में। सेकंड होता है कि भैया पॉइंट म्यूटेशन, जीन में ही म्यूटेट कर जाए तो पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है जीन में। क्रोमोसोमल म्यूटेशन देख लिया हमने, पॉइंट म्यूटेशन देख लिया। उसके अलावा भी अगर इंसान को हाई डोज में रेडिएशन को एक्सपोज होता है वो, तो कौन कौन सी डोज में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो भी देख लेते हैं। देखो भाई, 5 रैट से अगर कम रेडिएशन का एक्सपोजर है तब तो एज सच कोई खास इफेक्ट नहीं होता है। इनफैक्ट एक एमसीक्यू भी आता है कि कितनी डोज तक पेट में जो बच्चा है उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता रेडिएशन से, तो भैया दैट इज लेस देन 5 रैट। और इनफैक्ट एक और क्वेश्चन है कि मैन मेड रेडिएशन की अगर बात की जाए तो कितनी डोज परमिसिबल है हर 1 साल में,
दैट इज 5 रैट पर ईयर के ऊपर नहीं जानी चाहिए रेडिएशन डोज। ठीक है, तो ये एक एमसीक्यू आता है आपको और वाइवा में पूछा जाता है कि भैया कितने के ऊपर खतरनाक है या कितने तक खतरनाक नहीं है। तो 5 रैट तक खतरनाक नहीं है, उसके ऊपर पंगे हैं। तो क्या क्या पंगे होंगे? तो 5 से 50 रैट तक की बात करें तो थोड़े बहुत ब्लड में चेंजेस तो आने लगते हैं। वहीं 50 से 150 रैट की बात करें तो ब्लड में मेजर चेंजेस आने लगते हैं। नोजिया, वॉमिटिंग, फटीग वगैरह भी पेशेंट को फील होने लगता है। अब और ज्यादा अगर एक्सपोजर हो जाए, किसी ऐसी जगह पे काम कर रहा है वो कि 150 से 1100 रैट तक का एक्सपोजर हो रहा है उसको, तो देखो 50% जो ये एक्सपोज जनता है ना, ये तो विद इन 2 महीने में मर जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स ही निपट जाएंगे ना यार। ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स ही निपट जाएंगे। तो देखो 50 से 150 तक ब्लड में चेंजेस होने लगे थे, मेजर ब्लड चेंजेस। पर उससे भी ज्यादा एक्सपोज करोगे तो जो ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स हैं वही निपट जाएंगे। तो करीब 50% जनता तो विद इन 2 महीने में मर जाती है। अब और ज्यादा एक्सपोजर अगर हो जाए गलती से 1100 से 2000 रैट तक का एक्सपोजर हो जाए, तो एक बात तो पक्की है, 100% डेथ होगी इसमें। कोई 50% नहीं, 100% डेथ होगी विद इन 2 वीक्स। तो यहाँ पे 50% डेथ थी विद इन 2 मंथ और यहाँ पे 100% डेथ है विद इन 2 वीक्स। ठीक, 1100 से 2000 तक में। और 2000 के ऊपर है अगर यार एक्सपोजर रेडिएशन का, तो डेथ तो सर्टेन है कि डेथ तो हो ही जाएगी। और इनफैक्ट अगर और भी ज्यादा एक्सपोजर की बात करें, अगर अगर 5000 रैड या उससे भी ज्यादा एक्सपोजर है तो मरना निश्चित ही है। क्यों? क्योंकि यार देखो सीएनएस वगैरह जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो सब काम करना बंद कर सकता है, कंट्रोल में नहीं रहता, बॉडी फंक्शंस भी पूरी तरह से निपट जाते हैं। तो 5000 रैट तक तो बहुत पंगे हैं, फिर तो बचना ही नहीं है। तो 2000 रैट के ऊपर ही इनफैक्ट डेथ सर्टेन हो जाती है। तो यहाँ पे याद रखना 5 रैट तक सब कुछ ठीक है, कोई फीटस पे, इनफैक्ट पेट में जो फीटस है उस पर भी उतना खतरा नहीं रहता। लेकिन 5 से 50 में स्लाइट चेंजेस, तो 5 से 50 देखो, एस एस दिख रहा है 5 से 50, तो एस फॉर स्लाइट ब्लड चेंजेस है। फिर 50 से 150 में वहां स्लाइट था, तो यहाँ मेजर ब्लड चेंजेस कर दो, है ना। फिर 150 से 1100 में क्या होगा? 150 से 1100 में यहाँ मेजर ब्लड चेंजेस थे, तो यहाँ पे ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स ही निपट जाएंगे, है ना। तो 150 से 1100 में ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स ही चले गए। अब इसमें भी याद रखना 50% तो विद इन 2 महीने में मर जाएंगे। और ज्यादा कर दो 1100 से 2000, तो 100% मौत विद इन 2 हफ्ते। और 2000 से ऊपर तो सर्टेन है डेथ। और 5000 के या उसके ऊपर तो भैया सीएनएस ही काम करना बंद कर देता है, तो कोई बॉडी फंक्शन ही निपट जाएंगे सारे। तो ऐसे आप याद कर सकते हो इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन, याद रहेगा। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिए। और एक वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया कितनी डोज तक अलाउेबल है या कितना में फीटस को फर्क नहीं पड़ता, तो 5 रैट से कम। ठीक, अब हमने ये तो देख लिया क्या क्या इफेक्ट होते हैं। अब ये देख लेते हैं कैसे अगर रेडिएशन का किसी को एक्सपोजर हो रहा है तो उससे बचाव किया जा सकता है। तो देखो, सबसे पहली चीज तो आप एक्सरे वगैरह जब करवाने जाते हो या देखते हो तो वहां पे आपको ऐसी लेड शील्ड्स मिलती हैं, जहाँ पे एक्सरे हो रहा होता है उसके सामने ऐसी शील्ड रख दी जाती हैं कि भैया जो पेशेंट है उसका जो भी पाँव वगैरह है जिसका एक्सरे हो रहा है उस पे हो और बाकी जगह एक्सरेज का एक्सपोजर ना हो। तो लेड शील्ड्स का इस्तेमाल होता है। ऐसे ही लेड एप्रन्स का इस्तेमाल होता है, इस तरह के जो रेडियोलॉजिकल लैब्स में जाते हैं। रेडियोलॉजिकल लैब्स में काम करने वाले टेक्नीशियन से रेडियोलॉजिस्ट वो इस तरह का लैब कोट पहनते हैं या लेड एप्रन पहनते हैं। ये लेड एप्रन में एक सवाल पूछा जाता है, इसकी मोटाई कितनी होती है, थिकनेस? तो 0.5 mm लेड की थिकनेस होती है इस एप्रन में। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और वाइवा क्वेश्चन है। उसके अलावा डॉसीमीटर भी होता है। तो डॉसीमीटर कुछ इस तरह से, ये पर्सनल डॉसीमीटर है कि भैया आपकी जेब में रखा हुआ है, आपको पता चलता रहे कितना एक्सपोजर, या किसी रेडिएशन वाली जगह पे आप जाते हो तो आप देखते हो, इसको हाथ में लेके चलते हो कि भैया वहां कितना रेडिएशन है, रेडिएशन है। देखा होगा ना, गेम्स वगैरह खेला होगा तो इससे आप रेडिएशन लेवल नापते हो कि भैया यहाँ पे आपको दिखता रहता है कि कितना रेडिएशन उस जगह पे है। ठीक, तो ये आपका पर्सनल डॉसीमीटर हो गया जो आपकी जेब में रखा रहता है। अगर आप रेडियो एक्टिव जगहों पे काम करते हो तब
और ये आपका हो गया कि किसी जगह पे अगर आप जाते वगैरह हो तो आप चेक कर सकते हो इसे। ठीक है, तो ये हो गए आपके डोसीमीटर। और टीएलडी बैजेस क्या होते हैं? ट्रांसलूसेंट डोसीमीटर टाइप के टीएलडी। ये इनफैक्ट अगर आपको पढ़ना हो तो टीएलडी हमने जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ वाला चैप्टर है उसमें ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स इन रेडियोलॉजिकल वर्कर्स में हमने कवर किया है। आप जाओ जाके, अगर आप ऑक्यूपेशनल हेल्थ वाली प्लेलिस्ट खोलोगे तो उसमें रेडियोलॉजिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स इन रेडियोलॉजिकल वर्कर्स में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां जाके देख सकते हो। हमने टीएलडी बैजेस वगैरह को अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन किया है। अभी देखना है तो कुछ इस तरह के आपको टीएलडी बैजेस दिखते हैं, जो आप रेडियोलॉजिकल लैब्स में जो काम करते हैं उनको आप पहने हुए देख लोगे। ठीक, तो ये हो गया प्रोटेक्शन के लिए लेड शील्ड्स, लेड एप्रन्स, डोसीमीटर, टीएलडी बैजेस हो गया। उसके बाद 10 डे रूल भी होता है। 10 डे रूल आपसे वाइवा में या एमसीक्यू में पूछा जाता है, किससे रिलेटेड होता है? तो प्रेगनेंसी में रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए 10 डे रूल का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके तहत एक्सेप्टेबल डोज जो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए है वो वही 0.5 रैड, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो इनफैक्ट अगर आप यहाँ देखो तो हमने देखा भी था कि भाई 5 तक तो आपको खतरा नहीं है बच्चे को, तो वही यहाँ पे लिखा है कि भैया 0.5 रैड तक तो काम चल जाएगा, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, 10 डे रूल प्रेगनेंसी में रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये 10 डे रूल नाम याद रखना। उसके अलावा अलारा भी होती है। अलारा का मतलब होता है एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। अब देखो कई कई जगह होंगी या कई ऐसी सिचुएशंस होंगी जहां पे प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं उनको भी आपको जांच करने के लिए थोड़ा बहुत एक्सपोजर तो रेडिएशन से कराना पड़ेगा। अब कितना एक्सपोजर कराना है, वहां पे काम आता है अलारा, दैट इज एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, कि कितना रेडिएशन को कम से कम रखा जाए कि हमको जो लेडी है उसको वो जो रिजल्ट, ये जो जांच करनी है वो जांच भी अचीव हो जाए और कम से कम रेडिएशन का एक्सपोजर हो उस लेडी को, तो दैट इज अलारा। ठीक है, तो अलारा का फुल फॉर्म याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। ठीक, तो ये हो गया अलारा। उसके अलावा दो नाम याद रखना क्योंकि शॉर्ट फॉर्म आपसे पूछ ले जाते हैं। आईसीआरपी, आईसीआरपी इज इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन। कुछ इस तरह का इसका लोगो होता है, आईसीआरपी, इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन। ठीक, और एक और होता है दैट इज IAEA, दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो IAEA कुछ इस तरह का दिखता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक, तो ये दो लोगो भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट लोगो के नाम पे ये जो लोगो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ट्रायंगल वाला दिख रहा है ये, तो ये भी आपको रेडिएशन का लोगो होता है, तो इसको भी याद रखना। ये हमने जो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट में हमने इसको कवर किया था कि ये लोगो रेडिएशन हजार्ड्स का होता है, तो इसको भी आप चाहो तो जाके वहाँ हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट वाले चैप्टर में जाके आप लोगोस, जो सबसे आखिरी टॉपिक था, उसमें जाके देख सकते हो। ठीक, तो अब अगर मैं बात करूं सवाल की, तो थ्योरी एग्जाम में ना कभी कभी पूछे जाने वाला सवाल है कि भैया रेडिएशन हजार्ड्स के बारे में बता दो, तो आपको शॉर्ट नोट आ सकता है, पर कभी कभी आता है, ऐसा नहीं होता कि हमेशा आता है। ठीक है, तो कभी कभी आने वाला क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं वाइवा की, तो वाइवा में एक चीज आपसे पूछी जाती है सोर्सेज में कि भाई सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, तो आपको ऐसे नहीं बोलना है, आपको पूरा बोलना है नेचुरल सोर्सेज, मैन मेड सोर्सेज। नेचुरल के अंदर उसके टाइप्स, फिर मैन मेड के अंदर उसके टाइप्स। फिर ये जेट पायलट जो गॉगल पहनते हैं, इसको भी वाइवा में पूछ ले जाता है किस लिए होता है। आप धूप के लिए बोलते हो, धूप के लिए नहीं है, कॉस्मिक रेज से बचाव करने के लिए। एक वाइवा का क्वेश्चन कि इंडिया में मैक्सिमम यूरेनियम कहाँ पे, तो केरला में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद वाइवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस किस तरह के रेडिएशन होते हैं, तो आप सीधा बोल देते हो सर अल्फा, बीटा, गामा, एक्सरेज, ऐसा नहीं बोलना है। हमको बोलना है आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग, फिर आयोनाइजिंग के टाइप्स, फिर नॉन आयोनाइजिंग के टाइप्स। ठीक है, तो यह हमने याद भी किया था, IEC और मीनू। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। उसके बाद वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है भाई, ये वाली
बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड वाइवा के लिए। एक तो आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है एक्सपोजर की यूनिट पहले कौन सी इस्तेमाल होती थी, अब कौन सी इस्तेमाल होती है। रेडिएशन एब्जॉर्प्शन की यूनिट पहले कौन सी होती थी, अब कौन सी होती है। डोज इक्विवेलेंट क्या होता है, सीवर्ट किसकी यूनिट होती है, क्यूरी किसकी यूनिट होती है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके वाइवा के लिए। फिर वाइवा में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी जो यूनिट है, कितना एक्सपोजर आप दे सकते हो कि भैया जो पेट में बच्चा है उसको उसके लिए खतरनाक ना हो। तो दैट इज कि भैया 5 रैट तक, 5 रैट या उससे नीचे तक तो डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट नहीं शो होता है फीटस पे, उसके ऊपर नहीं जाना है। इनफैक्ट अलाउेबल भी 5 रैट पर ईयर तक की है। ठीक है, तो ये आपको वाइवा में पूछा जाता है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड फिर से वाइवा के लिए, रेडिएशन के प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या, लेड शील्ड, लेड एप्रन्स, डोसीमीटर, टीएलडी बैचेस, बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिए, इनको याद रखना। और एक और वाइवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेड की थिकनेस लेड एप्रन्स में कितनी होती है, तो 0.5 mm। ठीक है, अलारा का फुल फॉर्म आपसे वाइवा में पूछा जाता है, 10 डे रूल आपसे वाइवा में पूछा जाता है, आईसीआरपी और IAEA का फुल फॉर्म आपसे वाइवा में पूछा जाता है, तो ये भी आपसे आना चाहिए। ठीक, तो ये तो हो गया वाइवा के क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट मिलेंगे हमारे नोट्स में वो सभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यू हैं। तो एक तो सीधा सीधा इस लोगो पे सवाल आ जाता है कि ये लोगो किसका है, तो ये रेडिएशन का लोगो है। एक एमसीक्यू ये मिला था मेरे को कि भैया यूरेनियम मैक्सिमम हमको कहाँ मिलेगा इंडिया में, तो केरला में मिलता है। उसके अलावा एमसीक्यू एक ये मिला था मेरे को कि एब्जॉर्ब डोज की यूनिट क्या होती है, तो भैया वो रैड होती है। रेडिएशन डोज सीवर्ट किसकी यूनिट है, तो वो रेडिएशन डोज की है, ये भी एक एमसीक्यू था। और रेडियो एक्टिविटी की यूनिट कौन सी होती है, तो क्यूरी। और इनफैक्ट आपको मैडम क्यूरी की इमेज पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी कर लीजिएगा। प्लस जो रॉन्टजन या कूलम पर केजी है, इस पे भी आपको एमसीक्यू आ सकता है, तो इसको भी कर लीजिएगा। ठीक, एक एमसीक्यू मेरे को यही मिला था कि भाई बच्चे पेट में जो बच्चा है फिटस है उस पर कब तक इफेक्ट नहीं होगा, तो 5 रैट तक, या कितनी अलाउेबल होती है, तो 5 रैट तक। ये भी एक एमसीक्यू मिला था। एक एमसीक्यू मेरे को मिला था कि भाई लेड एप्रन्स जो पहनते हैं उसमें लेड की मोटाई कितनी होती है, थिकनेस कितनी होती है, तो 0.5 mm। उसके अलावा 10 डे रूल किसके लिए यूज करते हैं, तो प्रेगनेंसी में। और कितनी एक्सेप्टेबल डोज, 0.5 के आसपास। और अलारा का फुल फॉर्म, इस पे आपको एमसीक्यू आ सकता है, आईसीआरपी और IAEA पे आ सकता है। और इनफैक्ट ये जो IAEA है इसके लोगो पे भी आपको एमसीक्यू आ सकता है। एक एमसीक्यू आपको सीधा सीधा टीएलडी बैचेस पे भी आ सकता है, या डोसीमीटर आपको दिखा देंगे, इस पे एमसीक्यू बन सकता है। या ये लेड एप्रन्स या लेड शील्ड्स, इस पे भी आपको एमसीक्यू बन सकता है। ठीक, तो इनको भी अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक, तो इतनी चीजें हैं जो आपको रेडिएशन हजार्ड्स और खासकर यूनिट्स फॉर रेडिएशन या रेडिएशन यूनिट्स में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।